हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट तो होगी लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी बनती है। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वीडियो बन जो रही है वह कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं चल पा रही है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। कहता है आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से हम लोग शुरू कर देंगे। हमारा 39वां चैप्टर है। कहता है उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक की बात की जाए तो अवध जो है, अवध की स्थापना, जो अवध वर्तमान में अगर बात की जाए तो यूपी में है, इसकी स्थापना शहादत खां करते हैं। हैदराबाद की स्थापना चिनक्रीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां करते हैं। रुहेलखंड जो यूपी में है, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां करते हैं। ठीक है। अब बंगाल की बात की जाए तो बंगाल की स्थापना की बात की जाए तो मुर्शिद कुली खां करते हैं। कर्नाटक के सदतुल्ला खां, भरतपुर के चुरामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। अब आगे की बात की जाए तो बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। याद रखेंगे दोस्तों, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम। बहादुर शाह को साहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का उद्देश्य दे रखा था। ठीक है। उसके बाद मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब आगे की बात की जाए तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फरुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। अब सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। कौन हत्या कर देता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कौन करता है? हैदर बेग। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनक्रीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता। अब नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना की बात की जाए तो तुरानी करता है, अवध की स्थापना कौन करता है? ईरानी करता है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। अब तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के रूप में भी जाना जाता है, के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत की तृतीय युद्ध की बात की जाए तो पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को होती है। इसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ और इस युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है। नोट: अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है
और बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया जाता। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। कौन बनवाता है हीरा महल? बहादुर शाह जफर। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली रहते थे। अब देखा जाए तो हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। अब चलिए अगला, अब उत्तरकालीन मुगल सम्राट की शासन अवधि देखते हैं। तो बहादुर शाह जो है 1707 से 1712, जहांगीर शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर की शासन अवधि 1713 से 1719 तक की रहती है। मोहम्मद शाह पहले आते हैं, बहादुर शाह, उसके बाद जहांगीर शाह, फिर फर्रुखसियर आते हैं। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह जो आते हैं तो 1719 से 1748 तक रहते हैं। उसके बाद अहमद शाह की बात की जाए तो 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 57। अब हमारा 40वां चैप्टर है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत में के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। कौन सहयोग करता है? अब्दुल मनीद को याद रखेंगे दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। याद रखेंगे 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियन हाउटमैन थे। पहला डच यात्री कौन थे? कार्नेलियन हाउटमैन को याद रखेंगे। और ये आते हैं 1596 ईस्वी में भारत की पूर्व सुमात्रा पहुंचे। अब डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। एक मिनट, पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। और डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं अब यूरोपीय कंपनियों का स्थापना देखते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच 1602 में, फिर डेनिश आते हैं तो 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। याद रखा जाए अगर इस तरीका से तो पी बी साइड में देखते हैं, पी फिर बी डी और डी एफ एस, पी बी डी डी एफ एस करके याद रख सकते हैं कि पहले पोर्चुगीज आते हैं, फिर अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। कब आते हैं? तो पुर्तगाली 1498 में आता है, अंग्रेजी 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में। अब यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की बात की जाए तो पुर्तगाली कोचीन में लगाया जाता है और 1503 में, फिर डच मछलीपट्टनम में, डच और अंग्रेजी दोनों मछलीपट्टनम में, लेकिन डच जो है 1605 में ही आ जाता है और अंग्रेज 1611 में आता है, फिर डेनिश 1620 में और फ्रांसीसी ट्रावनकोर में लगाता है डेनिश, और फ्रांसीसी जो है सूरत में लगाता है 1668 में। अब 31 दिसंबर
1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अब नोट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जिसका नाम था रेड ड्रैगन, याद रखेंगे दोस्तों। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी स्थापना करता है। मछलीपट्टनम, याद रखेंगे कि अंग्रेज अगर पहली कोठी अगर कहीं स्थापित करता है तो मछलीपट्टनम में। इस पर जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत का थॉमस एल्डवर्थ अर्थात के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे देती है। और उसके बाद नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 में सम्राट जेम्स ने एक सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 में भारत रहा और उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। अब 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब 1639 की बात की जाए तो 1639 ईस्वी में अंग्रेजी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टा पर लेने के बाद वहां एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखता है। इस किला का नाम क्या रखा जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बनता है। और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बोर्गेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दे देता है? पुर्तगाली जो है चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर देता है। अब यहाँ तक की बात रही, आगे की बात। अब 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये क्या करता है? ईस्ट इंडिया को दे देता है। कौन? चार्ल्स द्वितीय। और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ कर देता है? बम्बई की ओर कर देता है। अब नोट, गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ईस्वी तक है सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। अब बात की जाए, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल के शासक उस टाइम में कौन थे? शाह शुजा। अंग्रेजों को 1651 में व्यापारिक छूट देते हैं। इस अनुमति को निशान कहते थे और इस अनुमति का नाम क्या रख दिया गया? निशान। लेकिन इसका जो है अंग्रेज क्या करना लगे? दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे की बात की जाए तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? चार्ल्स आयर को याद रखेंगे। और कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चॉर्नक ने रखी थी। जॉर्ज चॉर्नक ने, देख रहे हैं दोस्तों कि अंग्रेज किस तरीका से यहाँ पे जो है राज करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे की बात देखते हैं हम लोग कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने
बेलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खा लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कौन? और उसके बाद जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखेंगे दोस्तों 1746 से 48 ईस्वी में होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ठीक है, 1748 में हुई एला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और इसी संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, तो एला सापला की संधि के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 में चलता है, और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर किसे भेज दिया जाता है? गुडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और पांडिचेरी के संधि के तहत जनवरी 1755 में होता है, इस युद्ध का विराम होता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुआ। 61 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश है जो पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। अब इन तीनों युद्ध जो है, अगर संधि की बात की जाए तो एपीपी याद रखेंगे। एपीपी पहला एला सापला की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। अब चलिए अगला बात कीजिए। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीबास की लड़ाई 1760 में फ्रांस होता है और इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरीका से हार हो जाती है। कौन हार जाते हैं बांडीबास के युद्ध में? फ्रांसीसी। उसके बाद 1761 ईस्वी में पांडिचेरी ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेता है और 1763 में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य देश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब 41वां प्रश्न है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। देखते हैं क्या होता है बंगाल में। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वहां अनियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। कौन? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाता है और भागीरथी नदी के तट पर था उस समय मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ तथा कृषकों को तकाबी ऋण तथा खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ और 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अलवर्दी खां कब बनता है? 1740 में। किस युद्ध के तहत? गिरिया के युद्ध के तहत। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है। कौन? अलवर्दी खां। और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में बात की जा रही है दोस्तों? तो अलवर्दी खां के। और लगा इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हो जाता है अलवर्दी खां का। अब आगे की बात की जाए तो 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रिशादी ब्लैक होल घटना के बारे में तो जानते हैं, नामक घटना घटती है। अब बंगाल के नवाबों की बात करें तो मुर्शीद कुली खां 1713 से 27 तक रहते हैं। सुजाउद्दीन रहते हैं या 1727 से 39 तक के। सरफराज खां 1739 से 40। अलवर्दी खां 1740 से 1756। फिर आते हैं सिराजुद्दौला 1756 से 57। फिर उसके बाद मीर जाफर 1757 से 60। फिर मीर कासिम इसके बाद आते हैं 1760 से 63। फिर मीर जाफर आता है 1763 से 1765 और फिर निजाम उद्दौला आता है 1765 से 1766। अब सैफ उद्दौला आएगा 1776 से 70 तक के साथ काम करेगा और लास्ट मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक के आएगा। हॉलबेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और प्लासी का युद्ध 23 जून
1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अब पलासी की लड़ाई। मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और पलासी भागीरथी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब जब मीर सिराजुद्दौला मारा जाता है तो उसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है। आगे नोट, बंगाल की राजधानी का क्रम अगर बात किया जाए तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों और एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए और इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो, याद रखेंगे। 42वां चैप्टर होगा हमारा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो बात की जाए तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बनता है? टीपू सुल्तान हो जाता है। 1787 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है टीपू सुल्तान। अब देखते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में उस समय का गवर्नर जनरल नहीं दिया गया है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 कर्नवालिस और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड ब्लेजली के उस समय गवर्नर जनरल थे। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ रही। अब आगे टीपू की मृत्यु। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीरें होती थी। नोट, 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। अब दोस्तों बात की जाए प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की, तो इसकी जो होता है 1769 में होता है। इसकी मद्रास की संधि के द्वारा, द्वितीय मंगलोर की संधि के द्वारा और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 69, 84, 92 याद रखेंगे। 1769, 84 और 92 इसको MMS करके याद रखेंगे, MMS, ठीक है। मद्रास की संधि के द्वारा पहला, दूसरा मंगलोर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अब सिखों एवं अंग्रेजों के बारे में। सिख एवं अंग्रेज। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक अर्थात प्रथम गुरु थे को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 14 जनवरी 1496 को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत अर्थात धर्मशाला और पंगत अर्थात लंगर स्थापित किए। अब संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका प्रारंभिक नाम लहाना था, याद रखेंगे दोस्तों। और इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया।
गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद करते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन करते हैं? गुरु अंगद। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास होते हैं, जिनकी शासन अवधि की बात की जाए तो 1552 से 74 ईस्वी तक के रहते हैं। अब बात की जाए तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति करता है। और बीबी के पति रामदास 1574 से 81 तक के सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। तो सिखों के चौथे गुरु हुए। और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। कौन करते? गुरु रामदास। गुरु रामदास अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपते हैं। अभी तक के हम लोगों ने देखा 5 गुरुओं को कि 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव बनते हैं। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। और गुरु अर्जुन 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव करते हैं। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। किसकी सहायता करने के कारण? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। ठीक है। सिखों के छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद, जो 1606 से 1645 ईस्वी तक के रहते हैं। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। अब आगे की बात की जाए तो हरगोविंद जो थे ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। कौन? हरगोविंद करते हैं। और सिखों के 7वें गुरु बनते हैं हरराय, जिनकी शासन अवधि की बात की जाए तो 1645 से 1661 ईस्वी तक के होती है। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया और सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। 1 मिनट दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु अर्थात अंतिम गुरु की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1608 तक हुए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह इन्होंने सिखों के लिए 5 काकार अर्थात अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम से के अंत में सी शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पओता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरानामा लिखे थे। फारसी में जफरानामा लिखते हैं। इनके पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया और 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। अब बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ जो गुरु अंगदेव बनवाते हैं को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिखों की संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। कौन करता है? गुल खां।
बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी को होता है और पूंछ जिले के राजौली गांव में होता है। इसके बचपन का नाम, बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता की बात की जाए तो रामदेव भारद्वाज थे, राजपूत थे। रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौगढ़ को राजधानी बनाया। किसको बनाता है बंदा बहादुर? लौगढ़ को। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर देता है। बंदा बहादुर वजीर खां की हत्या कर देता है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब आगे की बात की जाए तो शाहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है। शाहदरा जो है, शाहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिखों के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे और 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खलासा में विलय हुआ। ठीक है, दल खलासा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ और इसके दादा चरत सिंह ने 12 मिसालों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। अब बात की जाए 1798 से 99 की। रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। रंजीत सिंह राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 को ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। ठीक है, और अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को होता है। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को होता है और इसी संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। अब बात की जाए तो 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 की वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेजों के कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई और दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित होते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब हमारा अगला चैप्टर होगा आज का 44वां चैप्टर, कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर से शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी तक के और फिर इनका पुनः शासनकाल रहेगा 1765 से 67। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। ठीक है, इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद याद रखेंगे दोस्तों। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 के द्वारा कंपनी के
संरक्षण में ले लिया और इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। अब बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी तक के और कार्टियर 1769 से 72 तक के, और वारेन हेस्टिंग का अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1772 से 74 ईस्वी तक के इनका शासन अवधि रहेगा। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग हुए, जिनकी शासन अवधि 74 से 85, 1774 से 85 हुआ। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है कौन, वारेन हेस्टिंग, जिनका शासन अवधि 74 से 85 था। अब चलते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, वारेन हेस्टिंग 74 से 85, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ रख देता है, कलकत्ता रखता है। कौन, वारेन हेस्टिंग। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों का स्थापना करता है वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अर्थात पैसे वाले मामले में कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश, कलेक्टर होता था। और जिला फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती, एक काजी होता था और कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। अब बात की जाए तो कलकत्ता में एक सदर दीवान अदालत और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवान अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सेनापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रैन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। और सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले के दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमा अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजा जाता था। और दीवानी मुकदमे एवं जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू और कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का उद्देश्य दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग की बात की जाए, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसके संरक्षक में नियुक्त किया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। बात की जाए 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना होता है। 1781 में। हेस्टिंग के शासनकाल में इसी के समय 1782 ईस्वी में
जोनाथन डंकन के पास बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होता है। नोट: 1804 में बम्बई एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने किया था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। उस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। वारेन हेस्टिंग के समय में लड़े गए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि जो 1782 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 में समाप्त होता है। अब आगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रैन की नियुक्ति करता है और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभारे का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट: 1786 में वारेन हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों में कामकाजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब सर जॉन मेटकॉफ की बात की जाए। वारेन हेस्टिंग के बाद आते हैं मेटकॉफ 85 से 86। 1785 से 86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। अस्थायी गवर्नर जनरल मेटकॉफ। उसके बाद कर्नवालिस आते हैं। इनका शासन अवधि 2 था, 1786 से 93 और 1805 तक के। इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए और इसने भारतीय न्यायाधीशों से नियुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें ने 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियमन के द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। हम देख रहे थे दोस्तों कर्नवालिस के बारे में। तो कर्नवालिस की बात की जाए तो पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जमींदार को इसी अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनियों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जिला में पुलिस थाना स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया जाता है। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जामदार, प्रशासनिक सेवा से मुशीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। कौन? लॉर्ड कर्नवालिस। और इसके तहत जमींदार अब भू राजस्व का दर लगभग
90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं रैयतवारी एवं महलवारी थे। रैयतवारी व्यवस्था, अब हम देखने वाले हैं रैयतवारी व्यवस्था। और रैयतवारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था 12 महल जिले की पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो द्वारा मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुनरो को मद्रास का गवर्नर, रैयतवारी व्यवस्था को मद्रास में पहले अगर लागू किया गया था तो इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को जो है यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू कर दी गई। अब आगे की बात, इसकी विशेषता की बात की जाए तो एक है, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। दूसरा, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। तीसरा, लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। चौथा, लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। अब पांचवा की बात की जाए तो पांचवा जो है भू राजस्व के रूप में किसानों का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना था। अब महलवारी व्यवस्था की बात की जाए तो महलवारी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। यह पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों को सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। हॉल्ट मैकेंजी महलवारी व्यवस्था के 1833 में मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई और प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। अब भू राजस्व संग्रह देखते हैं तो क्षेत्रफल में जो है तो उस समय जमींदार 19% मिलता था, रैयतवारी व्यवस्था को 51% और महलवारी व्यवस्था को 30%। पक्ष की बात की जाए तो जमींदार को मिलता था, किसान को रैयतवारी और मुखिया या लंबेदार महलवारी व्यवस्था में उस समय जस्ट उसका अपोजिट होता था। योजना कार्नवालिस और जॉन शोर द्वारा और रैयतवारी व्यवस्था रीड टॉम्स मुनरो द्वारा और महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कार्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अब हम देखेंगे सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी तक 5 साल की अवधि रहेगी। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। याद रखेंगे इनके शासनकाल में बंगाल नियम 21 को याद रखेंगे, जिनमें नवजात कन्याओं का हत्या करना जो है बाकी समान हत्याओं के समान कर दिया गया था सर जॉन शोर के शासनकाल में। शासनकाल 93 से 98। अब लॉर्ड विलेजली आते हैं 1798 से 5। इनका भी शासन अवधि जो है आपको
5 साल का ही रहेगा। इसने सहायक संधि की पद्धति अपनाई, शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं सहायक संधि करने वाला राज्य जोधपुर, जयपुर, मानछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अब चलिए, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया और इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता कौन? लॉर्ड ब्लेजली। उसके बाद 1854 तक अंग्रेज को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। और उसके बाद बात की जाए तो 1806 में नोट 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन? लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हम कर रहे थे, सॉरी दोस्त। अब आते हैं सर जॉर्ज बारजोर, जिनकी अवधि जो रहेगी 1805 से 1807, 2 साल। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। मध्यस्थता कौन करवाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। अब लॉर्ड हेस्टिंग की बात किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई और इसने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ और इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वसील मोहम्मद, जीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठाओं, बारेन हेस्टिंग की बात की जाए, इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। किसने? बारेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग की हो गई। और आगे की बात की जाए, लॉर्ड हेस्टिंग प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए और इसी के समय अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब लॉर्ड हेमहर्स्ट जिनकी शासन अवधि 1823 से 1828, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडुबू की संधि हुई और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में होता है। आगे की बात की जाए, अब आते हैं विलियम बेटिंग की शासन अवधि की बात की जाए तो 1828 से 35। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहन कर देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। और नोट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिंग होते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया और बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होना को अवैध घोषित कर दिया। नोट, अकबर
अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आगे की बात की जाए तो इसी के समय मैकेले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकेले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचूर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया कि उच्चतम पद सदर अमीन का था और जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। और इसी के समय कंपनी के 1833 चार्टर एक्ट द्वारा एक निश्चय किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 36 ईस्वी इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया और इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑकलैंड आते हैं। ऑकलैंड की शासन अवधि 36 से 42, याद रखेंगे 1836 से 42। और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो होता है 39 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1839 में ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाते हैं और इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। अब आते हैं लॉर्ड एलिनब्रो। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। एलिनब्रो के समय में 1843 के एक्ट के द्वारा नोट रविवार की छुट्टी 1843 से ही हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो 1845 से 46 तक चलती है। इसमें अंग्रेज विजय हुए और इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब देखिए डलहौजी। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848-49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी को अनिर्णित, दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को अनिर्णित और तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ और जिसने सिख को बुरी तरह से पराजित हुए। सिख जो है बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिख पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया और 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी के शासनकाल में इसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा को मिलाया जाता है 1848 में, जैतपुर, बुंदेलखंड, संभलपुर उड़ीसा में जो 1849 में मिलाया जाता है, बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश जो 1852 में और झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में
और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नोट: 18वीं शताब्दी में अवध का राज्य का संस्थापक शहादत खां था। अब बात की जाए तो 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधार में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच को कौन लागू करता है? लॉर्ड डलहौजी। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, मद्रास, बम्बई एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अब आगे बात किया जाए तो इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई और सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आता है और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना करता है और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। अब नोट: सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई रेल सिविल सेवा परीक्षा सफलता प्राप्त की थी और 1922 में इलाहाबाद जो भारत में है एवं लंदन दोनों स्थान पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। अब लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासन अवधि की बात की जाए तो 56 से 62 और 1856 से 62 ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट: 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्रता रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा
पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अब आगे लॉर्ड एल्गिन आते हैं। लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल जो है 1862 से 63, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 में धर्मशाला अर्थात हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लॉरेंस 64 से 69 तक के रहते हैं। अब लॉर्ड लॉरेंस 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना 1868 से 69 में भीषण अकाल में पड़ा। लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। किसकी? लॉर्ड मेयो की। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक को देखा जाए तो इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के इसने बड़ौदा में मल्हरराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ और इसी के समय में सुएज नहर खुले जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। और लॉर्ड लिट्टन यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था और इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की और 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए इस कानून का प्रावधान किया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अब कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर अब क्या कर दिया? 19 वर्ष कर दिया। अब देखते हैं 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 80 से 84। प्रधानमंत्री गोल्ड स्टोन और परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1822 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना कर दिया? 21 वर्ष। इसने लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को शुरू किया और 18 मई 1862 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया, जिसके आधार पर
जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। अब इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भूभागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और लगभग 20% भारत का भाग इससे छूट गया। अब आगे की बात की जाए, रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी। अब बात की जाए लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, इसके समय तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही होता है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसके समय में? याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय में। उसके बाद लॉर्ड लैम्सडाउन 1888 से 94, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरांड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन की बात की जाए, जिसकी शासन अवधि की बात की जाए तो 1894 से 99 तक के रहता है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन की ही है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की 1895 से 1898 के मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, 1899 में कर्जन ने भारत टंकरन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। अब कर्जन की बात की, कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट माउंटक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है। कौन? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया और इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और इस सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है। और प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया और इसी कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब कर्जन के समय 1904 में सहकारी आधार समिति अधिनियम बनाया गया। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी आधार समिति अधिनियम बनाया जाता है और जिसके द्वारा सरकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित
ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। कौन? लॉर्ड कर्जन। और इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई थी। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। और लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षाओं के सैनिक प्रशिक्षण शामिल करके सेना के युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कर्जन के भारत विरोध कार्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। और सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया और बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी का बंगाल का मुख्यालय ढाका बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया जाता है। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया और जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अब मिंटो की बात की जाए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक के रहते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में आगा खां एवं सली उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मिंटो द्वितीय के समय 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 में आता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही याद रखेंगे दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा हो जाती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल के समय के रूप में एसीपी सिन्हा की नियुक्ति की गई और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। अब हार्डिंग द्वितीय की बात की जाए, हार्डिंग द्वितीय जिसकी शासन अवधि 1910 से 16 तक के रहता है। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब आगे की बात की जाए, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इसी कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी सजा दी गई। और इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाता है। अब आगे की बात की जाए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसके काल में ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही 1917 में शिक्षा का सैंडलर आयोग का गठन हुआ और 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही की गई थी। अब
चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ और इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही। और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी समय प्रारंभ होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और तृतीय अफगान युद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। मानवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग की बात की जाए तो रीडिंग आते हैं 1921 से 26 तक के। और 1921 में मोपला विद्रोह होता है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आते हैं और इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की जाती है। उसके बाद की बात की जाए 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल के पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाज शास्त्री राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। अब लॉर्ड इरविन की बात की जाए जो 26 से 31 तक के रहते हैं। 1926 से 31 3 फरवरी 1928 को साइमन का मिशन बम्बई पहुंचता है। कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली में हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार किया जाने वाला भेदभाव था। किनकी मृत्यु हो जाती है? तो जतिन दास की। किनके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अब देखिए 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया और 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। नोट: वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे।